बड़ी बड़ी चिमनियाँ और स्टीम इंजन्स को ना 1 मिनट के लिए भूल जाओ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की असली कहानी किसी फैक्ट्री से शुरू नहीं हुई थी। ये शुरू हुई थी गांव के शांत घरों से, जहां परिवार पूरी दुनिया के लिए कपड़ा बुन रहे थे। इस सफर में हम इसी छिपी हुई हिस्ट्री को समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे उस दुनिया से जो फैक्ट्री से पहले थी। फिर हम देखेंगे कि कैसे हर घर एक छोटी सी फैक्ट्री बन गया और कैसे मशीन एज की शुरुआत हुई। और आखिर में हम जानेंगे वो सच कि कैसे ब्रिटेन के इस रेवोल्यूशन ने इंडिया की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं घर से फैक्ट्री तक की असली कहानी। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे ही मैं कहता हूं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आपके दिमाग में सबसे पहली इमेज क्या आती है? सोचो एकदम ऑनेस्टली, क्या दिखता है आपको? 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और सोचो, क्या है वो पहली चीज? शायद कुछ ऐसा ही है ना? काले धुआं उगलते फैक्ट्रीज जो आसमान को ढक रहे हैं और उनमें काम करते हजारों वर्कर्स। देखो, ये इमेज गलत नहीं है, लेकिन ये कहानी की शुरुआत नहीं है। ये तो कहानी का मिडिल पार्ट है। असली शुरुआत तो इससे बहुत अलग, बहुत शांत और घरों के बहुत करीब हुई थी। क्योंकि असली रेवोल्यूशन, वो क्रांति जिसने आगे आने वाली हर चीज की नींव रखी, वो किसी फैक्ट्री की पहली ईंट रखे जाने से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। हैरान हो गए? चलो पर्दा उठाते हैं और देखते हैं वो कहानी जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो चलिए टाइम में पीछे चलते हैं, उस दुनिया में जहां फैक्ट्रीज थी ही नहीं। हिस्टोरियंस इस दौर को एक खास नाम देते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये प्रोटो का मतलब होता है किसी भी चीज का सबसे पहला रूप। तो हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के सबसे पहले फेज को देख रहे हैं। एक ऐसा टाइम जब बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, लेकिन बिना किसी बड़ी फैक्ट्री के। तो ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन आखिर है क्या? एकदम सिंपल शब्दों में, ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन था। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इसमें से कुछ भी फैक्ट्रीज में नहीं होता था। ये सब होता था डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट्स में, मतलब लोगों के अपने घरों के अंदर, गाँव में। इमेजिन करो, हजारों परिवार, हर कोई एक बड़े से ग्लोबल सप्लाई चेन का छोटा सा हिस्सा पूरा कर रहा है, और वो भी अपने किचन या लिविंग रूम से। लेकिन ये सिस्टम शुरू ही क्यों हुआ? शहरों के सौदागर यानी मर्चेंट्स गांव की तरफ क्यों गए? इसका जवाब है ट्रेड गिल्ड्स की पावर में। इन गिल्ड्स को आप आज के सुपर पावरफुल यूनियंस या एसोसिएशन समझ लो। शहरों में ये हर चीज कंट्रोल करते थे। वो प्राइसेस सेट करते थे, क्वालिटी कंट्रोल करते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये डिसाइड करते थे कि कौन उस बिजनेस में आ सकता है और कौन नहीं। राजाओं से उन्हें मोनोपोली राइट्स मिले हुए थे, मतलब किसी भी नए मर्चेंट के लिए शहर में बिजनेस शुरू करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। तो मर्चेंट्स ने गांव की तरफ रुख किया और एक ऐसी कमाल की प्रोडक्शन लाइन बनाई जो गांव-गांव से गुजरती थी। सोचो, लंदन में एक मर्चेंट ने वूल खरीदा, फिर उसने वो वूल गांव में एक परिवार को भेजा जो स्पिनर्स थे। उन्होंने उसे धागा बनाया, फिर वो धागा दूसरे परिवार के पास गया जो वीवर्स थे। उन्होंने कपड़ा बुना, वहां से वो फुलर्स के पास, फिर डायर्स के पास गया। पूरा प्रोसेस घरों से काम करने वाले परिवारों का एक नेटवर्क था, जिससे एक मर्चेंट कोऑर्डिनेट करता था। और फिर फाइनल फिनिशिंग लंदन में होती थी, जहां से सारा माल दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता था। अब इस सिस्टम को समझने के लिए ना एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ी सी फैमिली वेडिंग। जो मर्चेंट है वो वेडिंग प्लानर की तरह है, जो सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहा है। वो अलग अलग स्पेशलिस्ट को काम देता है, केटरर को खाने का, हलवाई को मिठाई का, डेकोरेटर को फूलों का। ये सब लोग अपनी अपनी जगह से काम करते हैं, और घर पर फैमिली मेंबर्स गिफ्ट्स की फाइनल पैकिंग कर रहे हैं। एंड रिजल्ट क्या है? सैकड़ों मेहमानों के लिए एक शानदार दावत। प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही काम करता था, बस एंड रिजल्ट होता था इंटरनेशनल मार्केट के लिए कपड़े का एक बहुत बड़ा ऑर्डर। ये वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम बहुत एफिशिएंट था, लेकिन इसकी भी लिमिट्स थीं, और उन लिमिट्स को तोड़ने आ रहा था एक नया तूफान, टेक्नोलॉजी का तूफान। मशीन एज की शुरुआत हो रही थी और ये सब कुछ बदलने वाला था। शुरुआत हुई एक ऐसी इन्वेंशन से जिसने इस पूरे सिस्टम के लिए खतरा पैदा कर दिया, और इस तूफान का चेहरा थी एक मशीन जिसका नाम था स्पिनिंग जेनी। इसे जेम्स हारग्रीव्स ने इन्वेंट किया था। ये मशीन एक ही पहिया घुमाने से एक साथ कई धागे काट सकती थी। ये कई लोगों का काम अकेले कर लेती थी। उन हाथ से काम करने वाले स्पिनर्स के लिए, खासकर गांव की औरतों के लिए जिनकी रोजी रोटी इसी काम पर टिकी थी, ये मशीन तरक्की नहीं, एक सीधा खतरा थी। उन्हें अपनी नौकरियां जाती हुई साफ दिख रही थीं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स को ऐसी मशीन्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि इस वर्क फ्रॉम होम मॉडल में अपनी प्रॉब्लम्स थी। सोचो, आप एक मर्चेंट हो और आपको अलग अलग गांव में फैले 25 परिवारों को मैनेज करना है। आप उनके काम को सुपरवाइज कैसे करोगे?
आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि कपड़े की क्वालिटी हर बार एक जैसी हो? और सबसे बड़ी बात, प्रोडक्शन बहुत ही स्लो था। दुनिया भर में कपड़े की डिमांड बढ़ रही थी और ये बिखरा हुआ सिस्टम उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। और इसी वजह से वो फंडामेंटल शिफ्ट हुआ जिसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। काम घरों से यानी डिसेंट्रलाइज्ड जगहों से निकलकर एक फैक्ट्री की छत के नीचे यानी सेंट्रलाइज्ड हो गया। फ्लेक्सिबल घंटों में काम करने वाले परिवार की जगह अब फिक्स्ड घंटों में काम करने वाले सुपरवाइज्ड वर्कर्स आ गए और सिंपल हाथ के औजारों की जगह महंगी नई मशीन्स ने ले ली, जिससे क्वालिटी कंट्रोल और स्पीड दोनों ही एक नए लेवल पर पहुंच गए। हजारों लोगों के लिए जिंदगी की ताल ही बदल गई। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। आपको लगेगा कि मशीन्स आते ही सबने हाथ का काम छोड़ दिया होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। शुरुआत में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स मशीन्स खरीदने के बजाय लोगों को काम पर रखना पसंद करते थे। क्यों? पहली बात, मशीन्स बहुत महंगी थी और अक्सर खराब हो जाती थी। दूसरा, शहरों में काम ढूंढने वाले गरीब लोगों की कमी नहीं थी, इसलिए लेबर बहुत सस्ता था। तीसरा, कई इंडस्ट्रीज जैसे ब्रूइंग या बुक बाइंडिंग सीजनल थे, उन्हें सिर्फ कुछ महीनों के लिए वर्कर्स चाहिए होते थे। और आखिर में, उस जमाने में ब्रिटेन के अमीर लोग हाथ से बनी चीजों को ज्यादा पसंद करते थे। वो उससे क्लास और रिफाइनमेंट का सिंबल मानते थे। तो अब एक सवाल आपके लिए, थोड़ा रुककर सोचिए। अगर आप उस जमाने के इंडस्ट्रियलिस्ट होते तो आप क्या चुनते? सस्ता और बहुत सारा लेबर या एक महंगी नई मशीन जो कभी भी खराब हो सकती है? आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होती? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। लेकिन ब्रिटेन का ये इंडस्ट्रियल बूम अकेले नहीं हो रहा था। इन नई फैक्ट्रीज में बन रहे कपड़े के लिए मार्केट चाहिए था और उन फैक्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल जैसे कॉटन भी चाहिए था। और दोनों के लिए ब्रिटेन ने अपनी सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनी की तरफ देखा, इंडिया। और यहाँ से कहानी एक बहुत ही डार्क मोड़ लेती है, क्योंकि ब्रिटेन की तरक्की इंडिया की कीमत पर हुई। अंग्रेजों के पावर में आने से पहले इंडिया का टेक्सटाइल ट्रेड पुराने बंदरगाहों जैसे पश्चिम में सूरत और पूरब में हुगली से खूब फल फूल रहा था। इस सब पर लोकल मर्चेंट्स का कंट्रोल था। लेकिन जैसे जैसे यूरोपियन कंपनीज ने पॉलिटिकल पावर हासिल की, उन्हें ट्रेड के मोनोपोली राइट्स मिल गए। इसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। पुराने पोर्ट से एक्सपोर्ट बिल्कुल ठप पड़ गया। जो लोकल इंडियन बैंक्स इस ट्रेड को फाइनेंस करते थे, वो बैंकरप्ट हो गए और सारा पैसा और ट्रैफिक नए यूरोपियन कंट्रोल्ड पोर्ट्स यानी बॉम्बे और कैलकाटा की तरफ चला गया। इंडियन ट्रेड का पूरा नक्शा ही बदल दिया गया। वीवर्स यानी बुनकरों पर कंट्रोल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए, जिनको कहते थे गुमास्ताज। ये कंपनी के पेड सर्वेंट्स थे, जिनका काम था वीवर्स को सुपरवाइज करना, उनसे तैयार कपड़ा कलेक्ट करना और उसकी क्वालिटी चेक करना। वो जमीन पर कंपनी की आंख और कान थे और उनका बस एक ही मकसद था, ब्रिटिश के लिए सारा कंपटीशन खत्म करना। कंपनी के आने से पहले वीवर्स अलग अलग खरीदारों से डील करते थे और सबसे अच्छी कीमत के लिए मोलभाव कर सकते थे। लेकिन गुमास्ताज ने सब कुछ बदल दिया। ये लोग बाहर से आए थे, गांव से उनका कोई लेना देना नहीं था। वो बहुत घमंडी से पेश आते थे, अक्सर सिपाहियों के साथ आते थे वीवर्स को डराने के लिए। अगर काम में देरी हो जाती तो सजा मिलती थी, कभी कभी तो मारपीट भी होती थी। जिन वीवर्स के पास कभी मोलभाव की पावर थी, अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। उनकी आज़ादी पूरी तरह छीन ली गई थी। कंपनी का सबसे पावरफुल हथियार था सिस्टम ऑफ एडवांसेस। वो वीवर्स को रॉ मटेरियल खरीदने के लिए लोन देते थे। लेकिन इसमें एक शर्त थी, एक बार वीवर ने लोन ले लिया तो वो कानूनी तौर पर अपना बनाया हुआ कपड़ा सिर्फ गुमास्ता को ही बेच सकता था, वो भी उस कीमत पर जो कंपनी तय करती थी। वो किसी और को नहीं बेच सकते थे। ये एक परफेक्ट कर्ज का जाल था। कम कीमत और बढ़ते कर्ज के बीच फंसकर बहुत से वीवर्स को अपना पुश्तैनी काम छोड़कर गांव से भागने पर मजबूर होना पड़ा। और इस पूरे सिस्टम का नतीजा ट्रेड का द ग्रेट रिवर्सल। इस चार्ट को देखिए। 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में इंडिया से टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था और इंडियन कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर था। 19वीं सेंचुरी के मिड तक वो एक्सपोर्ट्स बिल्कुल कोलैप्स हो गए। उसकी जगह ब्रिटेन की मशीन से बना सस्ता कपड़ा इंडियन मार्केट में भर गया। इंडिया, जो कभी दुनिया का टेक्सटाइल वर्कशॉप था, अब ब्रिटिश माल के लिए एक बंदी मार्केट बनकर रह गया था। तो आप सोचेंगे कि ये 200 साल पुरानी कहानी आज क्यों मैटर करती है? क्योंकि घर से काम करने के मॉडल से सेंट्रलाइज्ड फैक्ट्री सिस्टम का ये शिफ्ट और उसके पीछे की कॉलोनियल डायनामिक्स, इसने हमारी आज की मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी की नींव रखी। इंटरनेशनल सप्लाई चेन से लेकर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस तक और यहाँ तक कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर और गिग इकोनॉमी पर जो आज हम डिबेट करते हैं, उन सब की जड़ें इसी इतिहास में हैं। इसने दुनिया के काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है।
आज हम वर्क फ्रॉम होम को फ्यूचर मानते हैं, एक नई और क्रांतिकारी चीज। लेकिन जैसा कि हमने देखा, एक बहुत बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड वर्क फ्रॉम होम सिस्टम तो पहली फैक्ट्री बनने से बहुत पहले से मौजूद था। तो क्या इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है? क्या हम एक नए प्रोटो इंडस्ट्रियल युग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो मर्चेंट्स की जगह इंटरनेट से चल रहा है? इस बारे में सोचिए, आपका क्या